कहानी अब तक। फीलिंग सैड कल के चैप्टर पर आपका एक भी कमेंट नहीं था और लाइक भी काफी कम। क्या आपको अब ये स्टोरी पसंद नहीं आ रही है या आप इस स्टोरी में कुछ चेंजेस चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं तो सही। अब तो मैं आपके कहने पर पूरी कोशिश कर रही हूं कि चैप्टर डेली अपलोड करूं, फिर भी आपका ऐसा रिएक्शन। एक मन कर रहा है कि इस स्टोरी का एंड कर दूं, फिर अपने उन रीडर्स के बारे में भी सोचती हूँ जो बेसब्री से इसके नेक्स्ट चैप्टर का वेट करते हैं और मेरा हौसला भी बढ़ाते हैं, क्योंकि हर राइटर अपनी स्टोरी को दिल से लिखता है। जब रीडर्स का ऐसा ठंडा रिएक्शन मिलता है तो जैसे दिल टूट सा जाता है हमारा। फिर भी उम्मीद अभी कायम है, तो चलो स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अब बारी थी प्रिया वेदांत और रेयांश रूही के डांस परफॉर्मेंस की। दोनों ही कपल बीचों बीच खड़े हुए थे और स्पॉटलाइट उन दोनों कपल के ऊपर पड़ रही थी। तभी एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले होने लगा और उसी के साथ चारों बहुत ही रोमांटिक डांस करने लगे। म्यूजिक ऑन। ए जिंदगी जीने लगा, तू जो मिला, ओ हमनवा मुझको मिली है रोशनी, तारा था मैं, डूबा हुआ जैसे मिला हूं मैं खुद से ही पाके तुझे, तू है तो मैं हूं मैं। इतना बता दूं तुझे, मैं कुछ नहीं तेरे बिन नहीं कोई मेरा, तू ही दुआ है मेरी, तू खुदा है मेरा। ए जिंदगी जीने लगा, तू जो मिला, ओ हमनवा तेरा सहारा मिला है, जैसे किनारा मिला है। मैं बंजर जमीन, तू बारिश घनी, भीगा दे मुझे मुझसे। प्रिया को वेदांत दोनों ही एक दूसरे में खोए हुए डांस कर रहे थे। वेदांत ने प्रिया की कमर को थामा हुआ था और प्रिया ने वेदांत के सीने पर अपना हाथ रखा हुआ था। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खोए हुए साथ बिताए लम्हों को जैसे दोबारा जी रहे थे। उनका मिलना, एक दूसरे के साथ नोकझोंक, प्यार इजहार, वेदांत का प्रिया को प्रपोज करना, सब कुछ। वहीं रेयांश इंटेंस नजरों से रूही के चेहरे को देख रहा था, जिस वजह से रूही के गाल शर्म से और भी लाल हो रहे थे। वो रेयांश से नजरें नहीं मिला पा रही थी, क्योंकि एक तो पहले ही रेयांश के करीब आने से उसकी दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी और रेयांश की नजरें उसकी घबराहट को और भी बढ़ा रही थी। खामोश लम्हों को थामे, खाली दीवारों सा था मैं, तुझे थाम के बारामाल हुआ, बता दूं तुझे। आवारा ख्वाबों को दे दे ठिकाने जरा, दीवानी सांसों को दे दे पनाहे जरा। मैं कुछ नहीं तेरे बिन नहीं कोई मेरा, तू ही दुआ है मेरी, तू खुदा है मेरा। ए जिंदगी जीने लगा, तू जो मिला, ओ हमनावा। म्यूजिक एंड। प्रिया और वेदांत दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खोए हुए किसी और ही दुनिया में खो से गए थे। वही रेयांश रूही के खूबसूरत चेहरे में खोया हुआ था और वही रूही ने एक चैन की सांस ली जब उसे महसूस हुआ कि म्यूजिक अब बंद हो चुका है। वह जल्दी से रेयांश से दूर जाकर खड़ी हो गई। रूही को ऐसे अपने से घबराता हुआ देखकर रेयांश के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई, क्योंकि आज वो जिस रूही को देख रहा था वो उस रूही से बिल्कुल अलग थी जो हर बात पर रेयांश ऐसे लड़ती रहती थी। वही जब क्लैपलिंग की आवाज़ वेदांत और प्रिया के कानों में पड़ी तो दोनों वापस हकीकत में लौट आए और अपने आसपास देखकर मुस्कुराने लगे। तभी अचानक वहां का माहौल एकदम चेंज हो गया और सभी परिवार वाले एक साथ सॉन्ग पर झूमने लगे। बड़े क्या छोटे सभी मस्ती के मूड में आ गए थे। म्यूजिक ऑन। मैं डालू ताल पे भंगड़ा, तू भी गिद्दा पाले, चल ऐसा रंग जमा दे हम के बने सभी मतवाले। मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं, इस मांग में भर दूं तारे। हेलो हेलो तू फ्लोर पे जब है आई, ये लो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। हेलो हेलो तू मच है तुमने लगाई, ये लो कंट्रोल करो मेरे भाई। धक 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 धड़के ये दिल, छन छन बोले अमृतसरी चूड़िया। रात बड़ी है मस्तानी तो दिल बर जानी, कर ले गल्ला गूड़िया। ये नैन मटक्का तेरे मुझे बड़ा तड़पावे, तू देख तो अजवी दिल पर कुड़िए।
तीर सा एक चल जावे। कर दे बिन पिए शराबी चेहरा तेरा गुलाबी। कोई क्यों ना यमला बन जावे, जो इतनी हो बेताबी। हेलो हेलो, दिल दिल से कनेक्ट करना। ये लो ये बातें डायरेक्ट करना। धक 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 धड़के। छना छनक तेरा पंदूंगा नक मैं तो। छना छनक तेरा पंदूंगा नक। मैं कबूतर फंसेया की होर कोई। फंसेवीना हाय फंसेवीना। फंसेवीना हाय फंसेवीना। ये बात ना मैंने जानी। क्यों इतनी खुश है दीवानी। तू मुझको ऐसी कहानी समझा दे, समझा दे। ये बात है सबने चाही। मिले जन्मों का हमराही। यहाँ हुआ है कुछ ऐसा ही, समझे ना, समझे ना। अब मैं जाना कह रही हो क्या अफसाना हो। प्यार करने से भी मुश्किल है निभाना हो। हेलो हेलो, डोंट माइंड मेरा ये कहना। ये लो जरा मेरे टच में रहना। धक 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 धड़के। संगीत नाइट में सभी ने जमकर मस्ती की। उसके बाद सभी अपने अपने रूम में आराम करने चले गए। रुद्र, रणवीर, रेयांश और वेदांत चारों की टेरेस पर अलग ही पार्टी चल रही थी। रेयांश ने खड़े होते हुए कहा, भाई मैं तो चला सोने। मुझे तो बड़ी नींद आ रही है। तो रुद्र ने भी खड़े होते हुए कहा, हाँ मैं भी अब चलता हूँ। आज कुछ ज्यादा ही हो गई है, आई थिंक आई शुड रेस्ट नाउ। कहकर वो रेयांश के साथ नीचे चला गया। रणवीर इस वक्त किसी गहरी सोच में गुम था। अपने हाथ में पकड़े हुए ड्रिंक के गिलास को हल्के हल्के घुमा रहा था। जब वेदांत ने रणवीर को कहीं खोया हुआ देखा तो उसने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम कौन सी सोच में गुम हो। आई हैव टू गो टुमारो। रणवीर ने कहा। व्हाट? क्या तुम कुछ दिन और नहीं रुक सकते? यार मेरी शादी है। वेदांत ने कहा। वेदांत की बात सुनकर रणवीर ने कहा, डोंट वरी, मैं तुम्हारी शादी वाले दिन तक आ जाऊंगा। बस तुम यहां संभाल लेना। यहां की चिंता तुम मत करो। बस तुम शादी वाले दिन वक्त पर आ जाना। वेदांत ने कहा। अपनी अपनी ड्रिंक खत्म कर दोनों भी नीचे चले गए। वेदांत पर नशे की हल्की हल्की खुमारी चढ़ने लगी थी। वो अपने रूम की तरफ जा ही रहा था कि कोई आकर उसके गले लग गया। वेदांत, बेबी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम तो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे ना, फिर क्यों किसी और से शादी कर रही हो? अनन्या ने वेदांत को कसकर गले लगाया हुआ था। वेदांत उसे दूर धकेलते हुए गुस्से से बोला, अपनी बकवास बंद करो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की? पर अनन्या अभी हार नहीं मानना चाहती थी। वो वापस वेदांत से चिपकने की कोशिश करते हुए बोली, देखो, अतीत में जो हुआ प्लीज उसे भूल जाओ। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी और मुझे उसका आज तक पछतावा है, प्लीज मुझे माफ कर दो। हम दोनों एक नए रिश्ते की शुरुआत करेंगे। कहानी अब तक। वेदांत पर नशे की हल्की हल्की खुमारी चढ़ने लगी थी। वो अपने रूम की तरफ जा ही रहा था कि कोई आकर उसके गले लग गया। वेदांत, बेबी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम तो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे ना, फिर क्यों किसी और से शादी कर रही हो? अनन्या ने वेदांत को कसकर गले लगाया हुआ था। वेदांत उसे दूर धकेलते हुए गुस्से से बोला, अपनी बकवास बंद करो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की? पर अनन्या अभी हार नहीं मानना चाहती थी। वो वापस वेदांत से चिपकने की कोशिश करते हुए बोली, देखो, अतीत में जो हुआ प्लीज उसे भूल जाओ। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी और मुझे उसका आज तक पछतावा है, प्लीज मुझे माफ कर दो। हम दोनों एक नए रिश्ते की शुरुआत करेंगे। अब आगे। तभी दोनों के कानों में एक आवाज आई और दोनों का ही ध्यान एक साथ उस आवाज की तरफ गया। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने पति के पास होना चाहिए जो अभी टूटी फूटी हालत में रूम में तुम्हारा वेट कर रहा है? उनसे कुछ दूरी पर खड़ी प्रिया अपने हाथ बांधे अनन्या को ऐसे देख रही थी जैसे आज उसका मर्डर ही कर देगी। प्रिया को देख कुछ देर के लिए अनन्या सकपका गई। तब तक प्रिया चलकर वेदांत वो बगल में जाकर खड़ी हो गई और वेदांत ले सीने पर हाथ रखकर वो बोली, 2 दिन बाद मेरे होने वाले पति देव
आप जाकर आराम करिए। आपका 2 दिन बाद होने वाली अर्धांगिनी है ना आपको हर बुरी बलाओं से बचाने के लिए। वेदांत ने स्माइल करते हुए सोचा, अब इस अनन्या की खैर नहीं। क्योंकि जब भी प्रिया के मुंह से ऐसी खतरनाक वाली हिंदी निकलती है, इसका मतलब किसी ना किसी की शामत जरूर आती है। उसने प्रिया की कमर पकड़कर उसे अपने करीब किया और कहा, बेबी, जरा ध्यान से। तुम्हारा पागलपन जब भी बढ़ता है तब तुम्हारे मुंह से अक्सर ऐसे ही हिंदी निकलती है। वेदांत की बात सुनकर अनन्या मुंह फाड़े दोनों को देख रही थी। वहीं प्रिया फेक स्माइल के साथ वेदांत को देखते हुए मन ही मन बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनडायरेक्टली मुझे पागल कहने की। तुमसे तो बाद में निपटती हूँ, पहले इस डायन को सबक सिखाऊं। वेदांत प्रिया की आंखों से ही समझ गया था कि पहले प्रिया इस अनन्या की बैंड बजाएगी और बाद में उसकी। फिर भी उसने प्रिया को कुछ इशारा किया और अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, बेबी, याद नहीं पिछली बार तुमने उस लड़की की क्या हालत की थी। वो लड़की 10 दिन तक कोमा में रही थी। कौन लड़की? फिर कुछ सोचकर, हाँ वो लड़की जिसके सिर पर मैंने वास उठाकर फेंका था। क्या करती वो तुमसे कुछ ज्यादा ही चिपक रही थी। और तुम्हें तो पता है ना कि मैं ऐसी चुड़ैलो अनन्या को एक खतरनाक लुक देते हुए का क्या हश्र करती हूँ, जो तुम्हारे करीब आने की कोशिश करती है। प्रिया को अपनी तरफ ऐसे देखते देख अनन्या की हालत खराब हो रही थी। इस वक्त उसे प्रिया किसी साइको से कम नहीं लग रही थी। फिर प्रिया अनन्या की तरफ आई और उसके आसपास देखते हुए बोली, वास से ध्यान आया, यहाँ कहीं दिख नहीं रहा। फिर अनन्या की तरफ खतरनाक नजरों से घूरते हुए, मिल जाता तो आज सेंचुरी बना ही लेती। पिछली बार 99 लड़कियों के सर फोड़ चुकी हूँ, आज तुम्हारा सिर फोड़ कर 100 पूरे कर लूंगी। वेदांत को प्रिया की एक्टिंग देख हंसी तो बहुत आ रही थी, लेकिन फिर भी अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, बेबी शांत हो जाओ, जाने दो उसे। कैसे जाने दूं वेदांत, आज तो मौका मिला है, इसका सर फोड़ कर मैं 100 पूरे कर लूंगी। और ये तो कब से मेरे निशाने पर थी, आज मौका मिल ही गया तो इतनी आसानी से कैसे जाने दूं। प्रिया ने एक डेविल हंसी के साथ कहा। अनन्या अब थर-थर कांप रही थी कि किस पागल से पंगा ले लिया। वो अब मन ही मन कैसे भी करके यहाँ से भागने के बारे में सोच रही थी। तभी प्रिया खुश होते हुए चिल्लाई, मिल गया वास, आज तो मैं रिकॉर्ड तोड़ कर रहूंगी। और इसका सर भी, कहकर वो वास लेने के लिए उस तरफ भागी। अनन्या को तो जैसे मौका मिल गया था वहां से भागने का। वो वहां से ऐसे भागने लगी जैसे कोई खतरनाक उसके खून की प्यासी आत्मा उसके पीछे पड़ गई हो। हाँ, जाते जाते वो वेदांत से ये कहना नहीं भूली, वेदांत, संभालो अपनी पागल बीवी को, इसे बांध कर रखो। प्रिया का ये सुनना था कि वो वास उठाकर उसे हवा में लहराते हुए उसके पीछे भागते हुए चिल्लाई, तेरी इतनी हिम्मत। छिपकली की मौसी, मेंढक जैसी शक्ल वाली, कॉकरोच की अम्मा, चुड़ैलों की महारानी, रुक। आज अगर मैंने तेरे सिर का कीमा नहीं बनाया ना तो मेरा नाम भी प्रिया माहेश्वरी नहीं। तेरी तो मैं वो हालत करूंगी कि तू मेरे पति के पास तो क्या अपने उस टूटे फूटे पति के पास जाने के लायक भी नहीं रहेगी। तभी प्रिया को एहसास हुआ कि वह आगे बढ़ ही नहीं रही है, बल्कि उसके पैर भी जमीन पर नहीं है, वह तो हवा में ही अपने पैर चला रही है। उसने नीचे अपना सिर झुकाकर देखा तो उसकी कमर को वेदांत में कसकर पकड़ा हुआ था और उसे ऊपर उठाया हुआ था। अब प्रिया खाली हवा में ही पैर चला रही थी। प्रिया ने सामने देखा तब तक अनन्या वहां से 9-2-11 हो चुकी थी। प्रिया ने वेदांत से गुस्से में खुद को छुड़ाते हुए कहा, छोड़ो मुझे पकड़ा क्यों है। आज मैं उसका सिर फोड़ देती, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे पागल कहने की। प्रिया कुछ देर के लिए भूल ही गई थी कि वह खुद काफी देर से अनन्या के सामने पागलपन की एक्टिंग कर रही थी। प्रिया जब गुस्से से अनन्या की तरफ भागती हुई आ रही थी तो वेदांत ने ही बीच में उसे कमर से पकड़कर उठा लिया था। उसे डर था कि कहीं प्रिया सच में गुस्से में आकर अनन्या का सिर ही ना फोड़ दे। वेदांत ने उसे नीचे उतारा और उसके हाथ से वास लेते हुए उसे वापस टेबल पर रखा और उसके बाल ठीक करते हुए बोला, अब बस भी करो, कितना गुस्सा करोगी, चली गई है वो। तुमने उसे वैसे भी इतना डरा दिया है, अब वह तुम्हारे सामने आने से भी डरेगी।
प्रिया ने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और फिर वेदांत की तरफ देखते हुए बोली, समझ नहीं आता तुमने कैसे इसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाया था। एक नंबर की बेशर्म है ये तो। वेदांत ने प्रिया का मूड ठीक करने के लिए बेचारों वाली शक्ल बनाकर कहा, अच्छा हुआ जो तुम वक्त पर आ गई, वरना मैं तो किसी को शक्ल दिखाने ले काबिल ही नहीं रहता। प्रिया को उसकी एक्टिंग देखकर हंसी आ गई। फिर वो भी वेदांत की कॉलर पकड़ उसे अपने करीब करते हुए बोली, मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और तुम्हें छूने का हक सिर्फ मेरा है। प्रिया वेदांत की तरह एक्टिंग करने की कोशिश कर रही थी, जिसे देख वेदांत खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। सुबह से माही रणवीर पर गुस्सा किए जा रही थी। जब से उसे पता चला था कि रणवीर किसी काम से बाहर जा रहा है, वो गुस्से से बड़बड़ाई जा रही थी, ऐसे भी क्या जरूरी काम आ गया कि तुम्हें जाना ही होगा? शादी के बाद भी तो जा सकते हो ना। रणवीर ने टेबल से अपनी वॉच उठाई और उसे पहनते हुए बोला, 2 दिन की ही तो बात है जान, मैं शादी वाले दिन यहां पहुंच जाऊंगा। इसमें इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? फिर उसने आगे बढ़कर माही के फॉरहेड पर किस करते हुए कहा, जल्दी आ जाऊंगा, अपना और बच्चों का ध्यान रखना। कहकर रणवीर जैसे ही रूम के डोर की तरफ बढ़ा, माही ने जल्दी से आकर उसे पीछे से हग करते हुए कहा, जल्दी आना रणवीर, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। माही की इस हरकत पर रणवीर को माही पर बड़ा प्यार आ रहा था। उसने मुड़कर माही की तरफ देखा और उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, मैं जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करूंगा। फिर उस माही के होंठों पर एक लाइट किस की और रूम से बाहर निकल गया। माही का दिल एक अजीब एहसास से जैसे भर आया था। उसे रणवीर का दूर जाना अच्छा नहीं लग रहा था। कहानी अब तक। रणवीर ने टेबल से अपनी वॉच उठाई और उसे पहनते हुए बोला, 2 दिन की ही तो बात है जान, मैं शादी वाले दिन यहां पहुंच जाऊंगा। इसमें इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? फिर उसने आगे बढ़कर माही के फॉरहेड पर किस करते हुए कहा, जल्दी आ जाऊंगा, अपना और बच्चों का ध्यान रखना। कहकर रणवीर जैसे ही रूम के डोर की तरफ बढ़ा, माही ने जल्दी से आकर उसे पीछे से हग करते हुए कहा, जल्दी आना रणवीर, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। माही की इस हरकत पर रणवीर को माही पर बड़ा प्यार आ रहा था। उसने मुड़कर माही की तरफ देखा और उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, मैं जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करूंगा। फिर उसने माही के होंठों पर एक लाइट किस की और रूम से बाहर निकल गया। माही का दिल एक अजीब एहसास से जैसे भर आया था। उसे रणवीर का दूर जाना अच्छा नहीं लग रहा था। अब आगे। आज रणवीर को गए पूरा 1 दिन बीत चुका था। आज हल्दी और मेहंदी थी। सभी लोग तैयारियों में बिजी थे। माही का शरीर भले ही यहीं था, लेकिन उसका दिल और दिमाग रणवीर की तरफ ही लगा हुआ था। उसे एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। इसने अपने मन को यही समझाया कि शायद रणवीर से दूर होने की वजह से उसे ऐसा फील हो रहा है। फिर कल तो रणवीर वापस आ हो जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। आज हल्दी के लिए सभी लेडीज ने पीले रंग के राजस्थानी लहंगा चोली पहना हुआ था। आज प्रिया, वेदांत, रूही और रेयांश की हल्दी सेरेमनी थी। वहीं सभी जेंट्स पीले कुर्ते में और सफेद धोती में थे। लड़के और लड़की की हल्दी अलग अलग करने ले लिए दोनों के बीच में एक पर्दे का पार्टीशन किया गया था। वहां की राजस्थानी महिलाएं लड़की और लड़के को हल्दी लगाते हुए अपनी शुद्ध राजस्थानी भाषा में हंसी मजाक कर रही थी। प्रिया और बाकी सभी को तो उनकी भाषा कुछ ज्यादा समझ नहीं आई, लेकिन वेदांत और उसकी फैमिली को उनकी भाषा पूरी तरह से समझ आ रही थी। वहीं कुछ महिलाएं राजस्थानी गाने गाकर डांस कर रही थी। म्हारी हल्दी रो रंग सुरंग निपजे मलवे x2, मुलावे लाडली रादाओसा ददिया रे मनन भावे x2, मुलावे लाडली रा बाबोसा मायन रे मन भावे x2। उन्होंने डांस करते करते माही और सारिका को भी साथ खींच लिया था। दोनों ही उन महिलाओं के साथ उन्हें देख देख कर राजस्थानी डांस कर रही थी। वो इस डांस को काफी एंजॉय भी कर रही थी। म्हारी हल्दी रो रंग सुरंग निपजे मालवे, मुलावे लाडली रा ककोसा काकिया के मन भावे x2, मुलावे लाडलो रा मामोसा मामिया रे मन भावे x2। म्हारी हल्दी रो रंग सुरंग निपजे मालवे, मुलावे लाडली रा पुपोसा बुआ रे मनन भावे x2।
मुलावे लाडली रा मौसाजी मासी रे मन भावे x2 म्हारी हल्दी रोरंग सुरंग निपजे मलवे x2। धीरे धीरे वहां की और औरतें भी इसमें शामिल हो गई। शाम होते ही मेहंदी का फंक्शन भी शुरू हो गया। प्रिया और रूही के हाथों में उनके होने वाले पति के नाम की मेहंदी लग चुकी थी। माही ने भी अपने हाथों की मेहंदी में रणवीर का नाम लिखवाया था और उसकी पिक लेकर रणवीर को सेंड की थी। और हीर के छोटे छोटे हाथों से भी उसने मेहंदी लगवाई थी और उसकी भी पिक रणवीर को सेंड की थी। पिक सेंड करते ही उसके पास रणवीर का रिस्पॉन्स आ गया था। रणवीर ने दोनों ही पिक पर हार्ट वाला इमोजी सेंड किया था। मेहंदी का फंक्शन भी खूब मस्ती और डांस भी साथ खत्म हुआ और सभी अपने अपने रूम में आराम करने चले गए। माही की आंखों में तो आज जैसे नींद थी ही नहीं। वो रणवीर को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी। हर रस्म ले साथ उसे अपनी और रणवीर की शादी की रस्में भी याद आ रही थी और अपने बाबा की भी। उसे याद था कि उसकी शादी से उसके बाबा कितने खुश थे। माही को अकेले इस रूम में नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उसने दोनों बच्चों को अपने पास सुला लिया था। इटली, माफियाओं का शहर, एक खूबसूरत विला में आकर रणवीर की ब्लैक गाड़ी रुकी। ड्राइवर ने आकर रणवीर के साइड का डोर ओपन किया। रणवीर एक एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ बाहर आया और विला के अंदर की तरफ बढ़ गया। रणवीर अंदर चलकर एक हॉल में आया और अपनी गहरी नजरों से किसी को ढूंढने लगा। तभी एक मैड उसके पास आई और अपना सिर झुकाकर बोली, सर, मैम ने आपको अपने रूम में बुलाया है। रणवीर ने अपना सिर हिलाया और इस मैड ले पीछे पीछे चल दिया। मैड ने उसे रूम के बाहर छोड़ा और वहां से चली गई। रणवीर ने एक गहरी सांस ली और रूम के अंदर चला गया। रूम में एक 55 साल की महिला जो इंडियन ही लग रही थी, वेस्टर्न कपड़े पहने, जिसमें वो काफी डिसेंट लग रही थी, एक बड़ी सी फोटो के सामने खड़ी हुई थी। उस महिला को जब एहसास हुआ कि रणवीर रूम में आ चुका है तो वो उसकी तरफ मुड़ी और उसे बैठने का इशारा किया। रणवीर ने अपना सिरहा में हिलाया और एक सोफे पर जाकर बैठ गया। वो महिला भी सामने के सोफे पर बैठ गई और जैसे कुछ सोचने लगी। जब काफी देर तक इस महिला ने कुछ नहीं कहा तो रणवीर ने उससे पूछा, आपने मुझे इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया है मिसेस अलीना? अब उस महिला ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुम्हें अब उन दोनों को अपने साथ ले जाना होगा। रणवीर ने थोड़ी हैरानी के साथ कहा, आप कहना चाहती हैं कि मैं उन्हें अपने साथ इंडिया ले जाऊं? जबकि आप अच्छी तरह से जानती हैं कि इस बात का मेरी खुद की फैमिली पर बुरा असर हो सकता है। मिसेस अलीना थोड़ा सोचकर बोली, पर वो दोनों भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। तुम भले ही उन्हें अपने घर ना ले जाओ, किस फ्लैट में तो रख ही सकते हो ना। उनकी बात सुनकर रणवीर किसी गहरी सोच में चला गया। तभी उसके कानों में किसी की प्यारी आवाज आई, डैड। ये आवाज सुन रणवीर ने पीछे मुड़कर देखा तो एक 5 साल का बच्चा दौड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा था और उसके पीछे पीछे एक 26 साल की खूबसूरत लड़की भी आ रही थी, शायद उस बच्चे को पकड़ने के लिए। तो क्या रणवीर धोखा दे रहा है माही को? कौन है ये दोनों जिसे मिसेस अलीना रणवीर की जिम्मेदारी बता रही हैं? और क्यों भेजना चाहती हैं वो उन्हें रणवीर के साथ इंडिया? ये जानने के लिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।